हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पर्दे के पीछे एकांकी है। इसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। इसके प्रमुख पात्र हैं, देखते हैं। चितरमल जो सेठ हैं, चांदीराम सेठ का काका है, लालचंद, नेमचंद दो कांग्रेसी व्यक्ति हैं, दीनू बड़ा मुनीम, डॉक्टर, किराएदार, दरोगा तथा अन्य व्यक्ति इसके पात्र हैं। पर्दे के पीछे एकांकी में अव्यक्त है एक सामाजिक व्यंग के बारे में। समाज में लेखक ने व्यंग किया है और वास्तविकता से भी अवगत कराया है। उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थीं, उन परिस्थितियों का उल्लेख इस एकांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। उदय शंकर भट्ट हिंदी के विद्वान, सुप्रसिद्ध लेखक व कवि भी थे। हिंदी साहित्य के अनेक विधाओं में लेखन किया है। काव्य, नाटक, साहित्य, उपन्यास आदि। उदय शंकर भट्ट ने स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्या का अंत, ध्रुव शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम और योग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी आदि अनेक एकांकी लिखी हैं। लेखक मानता है कि एकांकी के उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। प्रत्येक नाटक का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। जैसे आज साहित्य में कला जीवन के लिए, जीवन देने के लिए, उसी तरह नाटक को भी उद्देश्य के लिए होना चाहिए, ऐसा मत लेखक का है। लेखक ने अनेक नाटकों में एकांकी में समाज के विभिन्न वर्ग को लिया है। लेखक का यथार्थवादी दृष्टिकोण इस एकांकी के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है, जो अपनी रचना को विशेष बनाती है। सामाजिक रूढ़ियों और पूंजीवादी व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। उन्होंने सन 1915 से लेकर 1940 के मध्य में सुधारवादी नाटक भी लिखे और 1940 से 1942 तक के लेखक का सुझाव जो था वो यथार्थवादी की ओर था। 1940 में कुछ यथार्थ की खोज करते हुए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का अपनाया और चौथे चरण में निष्पक्ष विचारक और मानवतावादी दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। लेखक के पीछे एकांकी में लेखक ने सामाजिक व्यंग किया है। मनुष्य के बाहरी और भीतरी जीवन में अंतर विरोध जो होता है, ऐसे भावों का व्यक्तीकरण किया है। लेकिन अपने विचारों के प्रति अधिक रखने के कारण लेखक वाद विवाद में भी उलझ जाता है। एकांकी के आरंभ में सेठ चितरमल की दुकान या मकान, सामने दलान है जिसमें 3 खुले दरवाजे हैं। उसी मकान में से कई प्रकार की संख्या बोलने की आवाज़ आ रही है। किस प्रकार की संख्या बोलने की आवाज़ आ रही है? जैसे 503, 1 आना 2, पाए, 626 रोकड़ में जमा, रुपये 27। मुंबई की गांठ में सब संख्याएं 3-4 प्रकार की मानी जा रही थी। क्योंकि वो इस तरीके से वसूली कर कर के लोगों को बुलाता रहता और लोग आते और अपना जो पैसा उधार ले रखा था उस उधार पैसे को वो चुकाने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। ऐसे इकट्ठे होकर के उन्होंने अपना एक एक रुपया जो जमा था उस रुपये को अपना सेठ के पास जमा करते दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से बोलियाँ बोली जा रही हैं और लोग आते हैं और अपना पैसा जमा करते हैं। कभी कभी मुनीम दूसरों को डांटता भी सुनाई देता है, तो कभी कभी एक दूसरे पे व्यंग भी करते हैं। चितरमल की उम्र लगभग 42 वर्ष है। शरीर दुबला, बंद गले के लट्ठे का कोट, कश्मीरी बेल बूटे की टोपी, पतली धोती, पैर में काला जूता पहन रखा है, ऐसा दृश्यांकन दिखाया गया है। लेखक ने ऐसे ही वेशभूषा का वर्णन किया है। रंग गेहुआ, नाक मोटी और चेचक के दाग से भरी और आंखें चश्मे के भीतर मर्मभेदी। शरीर पुष्ट है, मुंह में कुछ न कुछ बातें कहने की आदत है, मतलब हमेशा बात करता रहता है कोई ना कोई। बात करते करते दांत बाहर निकल आते हैं और तमाम चेहरा मुड़े हुए अखबार की तरफ सिमट जाती है। सेठ चितरमल ने डॉक्टर को बुलाया। दीनू डॉक्टर साहब से बात करता है। रामधन, घीसालाल, सेठ मन्नालाल, रामपत का भी हिसाब तैयार कर ली, जो रोजाना के खाते में दीनू डॉक्टर साहब को कहता है, हमारा सेठ वैसे परोपकारी है, बेईमानी को ना करे,
पर दान तो करता है तो सारा पाप धुल ही जाता है। मंदिर बनवा दिया, धर्मशाला बनवा दिया, ब्राह्मणों को खिलवा दिया, दो बस। और आगे डॉक्टर से कहता है सेठ से कहो तुम्हें भी कुछ दे दे, तनख्वाह बढ़ा दें। देखिए यहाँ पर ये विचारधारा लोगों की अक्सर होती है कि बेईमानी करके पैसा कमाओ, उसके बाद में लोगों में दान कर दो। इससे करने से हमारे अवगुण यानी कि जो पाप हैं वो धुल जाएंगे। ऐसी मानसिकता यहाँ पर भी दिखाया गया है कि सेठ जी ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही सोचते हैं। आजकल सेठ के गप्पे चोर बाजारी की थी। उसी मामले ने डॉक्टर तो धीरे से कह रखा है, देखा नहीं यहाँ पर हिसाब की बहियाँ बदली जा रही हैं, दिन रात काम चलता है। बड़े मुनीम जी के साथ है ऐसे बहियाँ बदली कि किसी को पता भी न चलेगा। पैसा कमाना कौन नहीं चाहेगा, रुपया कमाओ कैसे भला, एक पैसा नौकरों को बांटो, एक पैसा फेंक कर अफसर का मुंह बंद कर दो, तो पैसे दान करो तो 15 आने बच जाए। धरे से डॉक्टर को भी इसीलिए रखता है कि इसका कोई आदमी इनकम टैक्स के ऑफिस में मुनीम कहता है। इसकी कोई चतुराई नहीं देखी, कभी खांसी भी ठीक नहीं होती। उसने बताया कि खांसी इनकी कभी ठीक नहीं होती है। मतलब ऐसे डॉक्टर को रखने से क्या फ़ायदा जब वो इलाज ही ना कर पाए। नालायक है नालायक। फिर भी डॉक्टर, जब डॉक्टर आता है तो अच्छे से बात करता है, पहले उसकी निंदा करता है, उसके बाद में उसको देखते ही उसकी प्रशंसा करने लगता है। डॉक्टर ने जब कहा कि इस अस्पताल के कारण सारे देश में आपका नाम हो रहा है तो बहुत प्रसन्न हो गया ये सुन करके। इंसान के लिए तो हर कोई अस्पताल खोलता है, जानवरों के लिए सरकार ने अस्पताल खोले हैं, परंतु आपने पशु पक्षियों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल खोला है। ये बहुत ही प्रशंसनीय लग रहा था। समाज में बहुत बड़ा कदम उठाया कि वास्तव में समाज में अस्पताल मनुष्य के तो बहुत अधिक हैं, देखने को भी मिलते हैं। और उस समय पशु पक्षियों के अस्पताल खोला तो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य था। इसे सारी जगह आपका नाम है। डॉक्टर कहता है कि आदर्श से लिखा है सेठ छितरमल, वहाँ बाहर लिखा हुआ है, नेम प्लेट कह सकते हैं, वहाँ लिखा है छितरमल, सेठ छितरमल। बड़े दानी परोपकारी व्यक्ति होना दुर्लभ है, अर्थात ऐसा व्यक्ति होना समाज में एक उच्च वर्ग का व्यक्ति, या कह सकते हैं बहुत ही परोपकारी दयालु व्यक्ति ही है। इनके समान कोई दूसरा नहीं है। पशु पक्षियों की चिकित्सा के संबंध में एक लेख लोक पंचमी निकला, इसमें मेरी काफ़ी प्रशंसा की गई। इन सभी चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करता है तो सेठ मना कर देता है। लूट का माल डॉक्टर या कोई भंडारा खोल रखा है। उसने कहा कि जब प्रशंसा निकली तनख्वाह तो कहा कि तनख्वाह उसकी बढ़नी चाहिए, इसका मतलब उसका कार्य अच्छा था, तो उस कार्य अच्छे होने के प्रशंसा के रूप में उसका तनख्वाह बढ़ जाना चाहिए। लेकिन मुनीम क्या कहता है कि कोई दान का पिटारा है या फिर यहाँ पर भंडार रखा हुआ है कि ऐसे बांटा जाए। यह बात इस तरह की हाथ दे उस हाथ ले वाला काम है। यहाँ पर एक हाथ काम करो और दूसरे हाथ में पैसे लो, निकल लो, ऐसी। यहाँ तो तुम्हारी जान पहचान के बल की ही तुम्हारे एक रिश्तेदार इनकम टैक्स के अफसर हैं, उनसे कहो हमारे काम के लिए कुछ रियायत करें तो सेठ जी भी तुम्हें देंगे और उन्हें भी कुछ दे देंगे। घीसाराम यह सारी चीज़ों से परिचित है। वह कहता है मुनीम जी को तो उसका 35 मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा, अर्थात मतलब आपको मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। घीसाराम शामत क्यों, क्या काम नहीं करा, जो शामत आ जाएगी। इतना ब्लैक में कमाया सेठ ने, हमको क्या मिला, एक कुर्ता, एक धोती और 10 रुपये बस, रामधन। और क्या लूटेगा, फोकट का माल है, दिन रात करके एक अफसरों की आंखों में धूल झोंकर कमावे हैं, तो क्या लुटाने के लिए। घीसाराम बहुत गुस्से में वो कहता है तुम्हारा पेट भरे तो तुम करो, मुझसे तो जितना होगा करूँगा। इतनी मुसीबत है, गुजरा तो हुए नहीं, मंदा है, नहीं तो फाटके से ही कुछ मिल जाता। 10 लाख से सेठ जी को फ़ायदा हो जाएगा और हमें सिर्फ कपड़े और लोहे में समझा दिया जाएगा। घीसाराम आश्चर्य से, इतना? तभी मुनीम जी मेरा मन करे
सब बतला दूं जाकर पुलिस से। उसके बाद घीसाराम से कहता है कि मैं जाकर के सारी बातों को बता दूं, जिससे ये 10 लाख का जो फ़ायदा हुआ है उसमें मुझे क्या मिलने वाला है। घीसाराम क्रोध से, तो बेईमानी करना धर्म है, सरकार को धोखा, लोगों को लूटना धर्म है, क्या धर्म ऐसा योग्य है जो ऐसा है करे, अपना गला घोंट लो। 4 महीने से घरवाली बीमार है, उसकी दवा दारू को पैसा नहीं है। माँ पिछले दिनों जीने से गिर पड़ी थी, उसका पाँव ठीक नहीं हुए, ना बखत पे रोटी ना कुछ कहीं लाऊं, इतना पैसा धर्मार्थ और औषधालय से दवा लाता हूँ पर फायदा तो हो। पिछले दिनों बहू की कंठी बेची, आंखों में आंसू भर आता, बहुत ही उदास हो जाता है। मर जाए तो पाप कटे, मतलब उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाता है, उसके पास पैसे भी नहीं हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, इसलिए बहुत ही दुखी हो जाता है। समाज में आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है, ये बात एकदम सत्य है। और माल बनाने वाले लाखों के नोट बनाने में लगे हुए हैं, हजारों नहीं लाखों रुपयों का काला बाजारी से कमाकर इनकम टैक्स से बचने के लिए अफसरों की पहचान निकाली जा रही है। रामधन उसे बहुत समझाता है, 3 बच्चे हैं, बीबी हैं और रुपये 60 की तनख्वाह पर क्या करूं। एक तरफ बैठे हैं, शायद कभी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये अच्छे दिन कब आएंगे, किस्मत होगी तो। और पेट मतलब पेट का तात्पर्य यहाँ पे है कि पेट कैसे भरेगा, भूखी है, मारी गई है, भूख भी लगती है तो क्या खाए। ऐसे में घिसालाल, किस्मत कभी नहीं होगी मुनीम जी, गधे की किस्मत में कभी नहीं लिखा होता है कि आराम से खाएगा, गरीब की किस्मत नहीं होती है मालदार की। केवल उसका कहने का तात्पर्य था कि मालदार लोगों की ही किस्मत होती है, गरीबों की नहीं होती है। सही है, यह लेखक की बात आज भी उतनी ही प्रासंगिकता रखता है। लेखक के देश की जनता के अच्छे दिन कब आएंगे, गरीब की कोई किस्मत नहीं होती। रामधन कहता है, तो फिर तू मालदार बन के दिखा, यह तो ईश्वर के खेल होवेगे, सुखी तो कोई दुखी, कभी रात कभी दिन। घिसालाल, मैं ये बातें नहीं समझता, ईश्वर को बड़ी पड़ी है क्या किसी को मालदार और किसी को गरीब बनावे, यह तो हमारी समाज व्यवस्था ही कमज़ोर है। रामधन, अरे तू बड़ा पंडित हो गया। घिसाराम, समाज में वार्ता सीख रहा है। सेरे सुन रे भाई, ये माना कि देश में खूब अनाज होवे तो फिर किसी की बात कमी नहीं रहेगी, अनाज की होवे तो फिर किसी बात की कमी नहीं आएगी, अनाज के तो तोड़े से ही बच जाएंगे। चीज़ें महंगी हैं, भारत में चितरमल सेठ जैसे अनेक लोग काला बाजारी में लगे हुए हैं, ढेरों अनाज होने के बावजूद भी लोग भूखे मर रहे हैं। नेमीचंद और लालचंद सेठ जी की भी संपत्ति देखकर चंदा लेने आते हैं, 10,000 मांगते हैं तो सेठ कहते हैं कि आप ही की सरकार को इधर इनकम टैक्स वाले परेशान करते हैं, पेट भरना मुश्किल हो गया, किसी तरह हमारी इज्जत बची रही, यही कोशिश है। लालचंद, ना पाकिस्तान बनता ना हमारे देश की दुर्दशा होती, इधर तो पाकिस्तान से इतने आदमियों का आना, उधर अनाज की क्या किया जाए। सेठ कहते हैं कि आपके राज में ना कोई सुनता है ना देखता है, किसी की शिकायत को कि ब्लैक मार्केट को परसों कमिश्नर ने बुलाया। नेमचंद्र को लगता है कि इतने दागी लोगों को क्यों परेशान करते हैं। आप परेशान मत होइए, आपका दुख हमारा दुख है, आपको आँच नहीं आने देंगे। पर्दे के पीछे इस एकांकी में लेखक ने सामाजिक व्यंग्य किया है। हर तरफ धोखाधड़ी, बेईमानी, कालाबाजारी, लूट और पर्दे के पीछे की यह कहानी इनकम टैक्स की पहचान वाले तो उनके साथ साथ अच्छा व्यवहार सेट करता है, क्योंकि कहीं उनको बचा लेना, इज्जत बच जाएगी, इसी उम्मीद से वो अपनी व्यथा और अपनी कथा सुनाता है। रातों रात बहियाँ बदल कर बचने का उपाय खोज रहा है। आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या यही कि लोग हथियाना सीख गए हैं, मुफ्त का खाना सीख गए हैं, हर जगह बेईमानी से काम कर रहे हैं और ईमानदारी का चोला पहनकर पर्दा कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, ढक लेता है। एक व्यंग्यात्मक ढंग से पर्दे के पीछे घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन अनेक रूप से कार्य किया गया है। घटित होने घटनाओं का आवरण इसी तरीके से समाज में दिखाई देता है।
लेखक ने हजारों लोगों का जीवन समाज को धोखा देकर गुजरता है, उसे पर्दा उठाने की कोशिश की है। इसकी वजह से महंगाई और कालाबाजारी बढ़ गई। गरीब तक अनाज पहुंचना चाहिए रास्ते में ही, लेकिन महंगे दामों में बिकता है और उतना पैसा गरीब वर्ग के पास नहीं है। समाज की इस व्यवस्था पर लेखक ने व्यंग्य किया है, जो आज भी प्रासंगिक है। धन्यवाद।